मैंने एक नया फोल्डर बना लिया रिएक्ट की, हमारी क्लास नंबर है 5। यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेता हूँ रिएक्ट का। सिंपल मैं जाऊंगा, लिखूंगा यहाँ पर रीड। जैसे ही मैं रीड लिखता हूँ, ऑन द ब्राउजर टॉप मुझे एक डोमेन मिलेगा रीड डॉट डेव करके। इस पर मैं सिंपल क्लिक करता हूँ। ऑन द मेन पेज मुझे एक npm की कमांड मिलेगी, मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और अपने cmd के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट बन रहा है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं यूज स्टेट का। यूज स्टेट बेसिकली क्या है, रिएक्ट का एक हुक है। ठीक है, हुक्स, अगर आपसे पूछे कि हुक्स क्या होते हैं, तो एक हुक्स हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं रिएक्ट के, जो रिएक्ट 16 के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए थे। आपको बोलना है कि वो स्पेशल फंक्शंस हैं जिसकी हेल्प से हम लाइफ साइकिल मेथड्स फंक्शन कंपोनेंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास इनिशियली रिएक्ट लॉन्च हुआ था, तो हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एप्लीकेशन बनाई जाती थी। जैसे हमने ऊप्स पढ़ा था, तो सिमिलर उसी की तरीके का सिंटैक्स होता था, कंस्ट्रक्टर होता था, सुपर कीवर्ड होता था, क्लास बेस हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स लिखे जाते थे। लेकिन आफ्टर रिएक्ट 12, मतलब जब हमारे पास रिएक्ट पॉपुलर होने लगी और नए डेवलपर्स आए, तो एज कम्पेयर टू क्लास बेस्ड फंक्शन बेस की तरफ जो है ना, वो ज्यादा हमारे डेवलपर जाने लगे कि भाई वो, सबसे पहली बात तो वो इजी टू यूज है, उसका सिंटैक्स बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, तो फिर रिएक्ट ने क्या किया, ऑफिशियली फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कराया, और आज के एरा के अंदर रिएक्ट खुद ये रिकमेंड करता है कि हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे काम करें, मतलब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स बनाएं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझो डेप्रिकेटेड हो गए, लेकिन ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे अगर आप मान लो कि आप किसी सॉफ्टवेयर एजेंसी में जा रहे हो या किसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पर है आपके पास, और उसका प्रोडक्ट बना हुआ है इनिशियली ना, स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। अब उसके अंदर ये भी हो सकता है कि भाई पुराना वर्जन यूज हुआ हो और ये 5-6 साल पहले बनाया हो, जब तो क्लास बेस चलती थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको नो हाउ होनी चाहिए। तो आगे की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम क्लास बेस भी देख रहे होंगे। यूज स्टेट अभी फिलहाल क्या है, यूज स्टेट है हमारे पास एक सिंपल स्पेशल फंक्शन है। इतनी लेट क्यों आए हम? 1 घंटा ही है अब तो हमारे पास, देखा जाए तो। अब तो टाइम पे आ जाओ। स्पेशल फंक्शन है जो हमें अलाउ करता है कि हम लाइफ साइकिल मेथड्स को फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी यूज कर सकें यूजिंग अ हुक। सिंपल आपको ये आंसर देना है, इतनी डिटेल में इंटरव्यू पूछेगा भी नहीं आपको, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हुक्स होते क्या हैं। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर हुक जो है हमारे पास वो है यूज स्टेट। हम जो यूज करते हैं उसको स्टेट को मैनेज करने के लिए। मान लो कि हमारी स्टेट चेंज हो रही है, कुछ भी हमारे पास हम चाह रहे हैं कि भाई ऑन अ रियल टाइम हमारे यूआई के ऊपर भी रेंडर हो, तो यूज स्टेट क्या करता है, जब भी हमारी स्टेट के अंदर कोई चेंजेस होती है, तो वो क्या करता है, हमारी यूआई को रीरेंडर करता है, मतलब हमारे पूरे कंपोनेंट को रीरेंडर करता है। मतलब मान लो कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की वैल्यू एक फंक्शन के अंदर आपने चेंज कर दी, तो वो क्या करेगा, रिएक्ट देखेगा कौन से कंपोनेंट में चेंज हुआ है, उस कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा, वो रीपेंड करेगा। रियल डोम के अंदर क्या होता था, पूरा प्रोजेक्ट रीरेंडर होता था, पूरी हमारे मतलब हमारे साथ हमारे पास स्पेसिफिक साइट रीरेंडर होती थी, लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है, वो स्पेसिफिक कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा, बाकी किसी को छेड़ेगा भी नहीं। इससे क्या होता है, हमारे पास फास्ट जो है, हमारे पास डायनेमिक यूआई रेप्लिकेट होती है, ऑप्टिमाइज होता है, हमारी साइड ऑप्टिमाइज होती है। तो इस ही चीज के लिए हम रिएक्ट को बता रहे हैं कि भाई अब आपको यूआई को रिरेंडर करना है। तो बेसिकली यूज स्टेट की हेल्प से हम उसको बता रहे हैं कि भाई अब कुछ चेंजेस हुई हैं, इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस हुई है, अब आप क्या करो, यूआई को रिरेंडर कर दो। तो वो क्या करेगा, रिपेंड करेगा और अपडेटेड जो आपके पास यूआई है वो शो कराएगा ऑन द ब्राउजर। अगर हम यूज स्टेट यूज नहीं करते, डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट में करते, तो जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड तो कोड मैनिपुलेट हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा, आपको कंसोल में दिख भी रहा होगा, लेकिन यूआई के अंदर कुछ भी चेंजेस शो नहीं हो रही होगी, यूआई वैसे की वैसी रहेगी। तो यूज स्टेट का काम क्या है, जब भी कुछ भी चेंजेस होगी, तो वो क्या करेगा, दोबारा री रेंडर करेगा हमारे इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को जिसके अंदर आपने यूज स्टेट लगाया है। सिंटेक्स हमने इसका सिंटेक्स भी देख लिया था, बहुत इजी है। हमने क्या किया था, एक इंपोर्ट किया था स्पेसिफिक फंक्शन यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें नॉन मॉड्यूल्स पे मिलता है रिएक्ट के। उसके बाद एक मैंने क्या किया था, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था मैंने, काउंटर के नाम से फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद हमने इसको किस तरीके से यूज किया था, सिंपल आपको क्या करना है, कॉन्स करके एक वेरिएबल बनाओगे, जिस तरीके से एरर डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, आई थिंक सबको पता ही होगा। तो एरर डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि हम
एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे होते हैं कि भाई जीरो इंडेक्स पे ये वैल्यू आएगी, वन इंडेक्स पे ये स्पेसिफिक वैल्यू आएगी। तो मैंने बोला कि भाई यूज स्टेट हमेशा आपको फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर उसका काउंट रिटर्न करेगा, मतलब एक्चुअल अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है इस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। स्टेट को भी ऐसा मान लो कि स्टोर है, एक वेरिएबल है, तो हमें दो चीजें बताएगा। अभी करंट इसकी वैल्यू क्या चल रही है, अभी मैंने बोला है कि भाई काउंट अभी एक्चुअल काउंट है क्या जो अभी चल रहा है हमारे पास। उसके बाद दूसरा मेरे पास मेथड है सेट काउंट। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर हम वैल्यू को अपडेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई अब जो हमारे पास नई अपडेटेड वैल्यू में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो रिएक्ट बोलता है कि भाई ये फंक्शन कॉल करो, इसके अंदर जो भी आपको नई वैल्यू देनी है इस वेरिएबल को आप दे सकते हो। तो वो क्या करेगा, काउंट वाले वेरिएबल को अपडेट कर देगा। उसके बाद वो यूज स्टेट वाला फंक्शन, सॉरी हो के फंक्शन तो नहीं है, इसको होकी बोलेंगे हम, यूज स्टेट वाला हो। उसके बाद उसके अंदर हम स्पेसिफिक अगर वो डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं कि भाई इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हो। अगर आप नहीं देना चाह रहे तो डिफॉल्ट नल उठाएगा वो। अगर आप देना चाह रहे हो कि भाई अभी एक्चुअल फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बनाते ही उसको एक वैल्यू असाइन कर दी कि लेट काउंट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब भी यही है कि आपने उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी है। अगर आप नहीं करोगे तो मतलब समझो कि आपने एक वेरिएबल बनाया लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं दी विच इज अनडिफाइंड बाय डिफॉल्ट। तो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने बोला कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा ये देना जरूरी क्यों है, ये देना जरूरी इसलिए है कि ताकि अगर आगे जाके आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर नंबर आए स्ट्रिंग है क्या है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम इसलिए देते हैं। आगे जाके अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करके और हम पहले उसको टाइप असाइन कर दें तो वो खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएगा। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि यूज स्टेट के अंदर आप डिफॉल्ट वैल्यू दो, मतलब आप इतना तो बेसिकली उसको बताओ कि इसके अंदर नंबर जाएगा स्ट्रिंग जाएगा। अगर स्ट्रिंग जाएगा तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, अगर नंबर जाएगा तो जीरो दे दो। ये मैं बोलूंगा कि ये रिकमेंडेड है देना, वैसे ऑप्शनल है लेकिन हम ये देंगे। हमें ये याद रखना है कि हमेशा हमें उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा देनी है जब हम बने टाइप स्क्रिप्ट के बगैर रिएक्ट पढ़ रहे हैं जब तक, मतलब अगर आप बिगर टाइप स्क्रिप्ट के रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा देनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस तरीके से इसका सिंटेक्स डिफाइन कर दिया। इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, एक्चुअल काउंट होगा जो करंट काउंट चल रहा है, और इसके अंदर मेरे पास सेट काउंट फंक्शन होगा। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा ये अपने अंदर एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, उस पैरामीटर के अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं कि आप काउंट की वैल्यू क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि भाई काउंट की वैल्यू अब क्या कर दो आप 10 कर दो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लिखूंगा सेट काउंट। इसको अपडेट कर लेते हैं पहले। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेट काउंट और उसके बाद नई वैल्यू जो मैं असाइन करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कर दो 10, तो वो क्या करेगा, ऑन रियल टाइम उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा और अब काउंट की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 10। वो ना सिर्फ हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे वेरिएबल के अंदर चेंज करेगा, वो क्या करेगा कि हमारे कंपोनेंट को भी दोबारा रिरेंडर करेगा, रीपेंट करेगा, हमारे ब्राउजर को बताएगा कि भाई अब इस काउंट की वैल्यू चेंज हो गई है, तो आपको मुझे ब्राउजर के ऊपर आपको अब अपडेटेड काउंट दिखाना है। पहले उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यूआई के ऊपर शो होता। अब मैंने उसकी वैल्यू कर दी है 10, तो अब एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई, काउंट की 10 हो गई। तो सिंपल है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हमें मिल जाती हैं। एक सेट का फंक्शन मिल जाता है कि भाई आप उसकी वैल्यू को अपडेट कराना चाह रहे हो, और अगर आप उसकी वैल्यू को डिफॉल्ट, मतलब हमारे पास अभी करंट स्टेट क्या चल रही है उसको गेट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली स्पेसिफिक वेरिएबल को उठाओगे। अगर आप उसका काउंट अपडेट करना चाह रहे हो, मतलब उसकी स्टेट अपडेट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, सेकंड वाले वेरिएबल को उठा के उस फंक्शन के अंदर अपनी नई वैल्यू असाइन कर दोगे जो भी आप अपडेट करना चाह रहे
जितने प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अगर मैं रिएक्ट 5 वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो उसने क्या किया है, फीड प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाया नेस्टेड। तो रिमेंबर कि आपको इसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर अपना वीएस कोड ओपन करना है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, मेन फोल्डर के ऊपर ही वीएस कोड ओपन कर लेते हो। हमेशा याद रखना है कि भाई ये तो आपने फोल्डर बनाया था, लेकिन उसके अंदर भी एक और फोल्डर बनाया है। जब आप ये कमांड रन करते हो तो वो क्या करता है, एक फोल्डर को जो है वो क्रिएट कर देता है। इसे वीट माइनस प्रोजेक्ट करके डिफॉल्ट फोल्डर का नाम ये रखता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है और इस फोल्डर के अंदर जाके आपको क्या करना है, वीएस कोड को ओपन करना है। तो मैं अपने वीट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पर मैंने लिखा सीएमडी कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे मैं एंटर करूंगा तो स्पेसिफिक फोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल के अंदर जाएंगे और ये स्टिक मोड को फिलहाल के लिए अभी रिमूव कर देंगे। मैं गया और स्टिक मोड को यहाँ से रिमूव कर दिया। ऊपर से हम इसकी इंपोर्ट को भी हटा देंगे क्योंकि हम इसको यूज ही नहीं कर रहे। सेकंड, हम सीएसएस की फाइल्स जहां जहां पर इंपोर्ट हो रही है वहां से रिमूव कर देंगे। एक फाइल हमारी मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर ऑन द टॉप ही यूज हो रही है और एक हमारे पास ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर यूज हो रही होगी, उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये दोनों फाइल्स भी डिलीट कर देते हैं। मैंने ऐप डॉट सीएसएस की फाइल भी डिलीट कर दी और इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल भी डिलीट कर दी। इंस्टॉलेशन जितने हमारे पास कंप्लीट हो रही है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को हम सही कर लेते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके पुराना एग्जिस्टिंग कोड सारा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर एक बॉयलरप्लेट की कमांड लिखता हूँ RFC। जैसे ही मैं RFC लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर एक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब उसके अंदर हम अपने हिसाब से आगे जाके इसको कस्टमाइज करेंगे। ऊपर से इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट वाला कीवर्ड भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि उसको हम अभी यूज नहीं कर रहे। जितनी हमारे पास इंस्टॉलेशन होती है, तो ये सब चीज़ हमें याद रखनी है। सबसे पहले क्या करोगे, मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर जाके जो आपके पास स्टिक मोड वाला कंपोनेंट जो है वो आपके पास कॉल हो रहा है उसको रिमूव कर दोगे। इंपोर्ट से भी रिमूव कर दोगे। ऐप डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट सी एस एस दोनों इंपोर्ट्स रिमूव कर दोगे और दोनों फाइल्स को भी रिमूव कर दोगे। पहले इंपोर्ट हटाने फिर रिमूव करनी है फाइल, क्योंकि फिर इंपोर्ट से काम नहीं कर रहे होंगे, आपके पास कंपाइलर एरर देगा कि भाई आप इसको यूज तो कर रहे हो लेकिन आपने कहीं बनाया नहीं है स्पेसिफिक सीएसएस की फाइल्स को। इतनी लेट क्यों आया, आग लग गई थी? ठीक है, हमारे पास इंस्टॉल हो गया ये। टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कमांड है सर्वर चलाने की, npm run dev। मैं लिखता हूँ यहाँ पर npm run dev। तो मेरे पास क्या होगा, एक लोकल सर्वर क्रिएट कर देगा ऑन द ब्राउजर। किस चीज की, RFC एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया आपने? ये जब भी काम करेगी जब आपके पास एक्सटेंशन होगी।
तो सिंपल आप साइड बार के अंदर जाके एक्सटेंशन के टैब के ऊपर जाके यहाँ पर सर्च कर लो रिएक्ट। ये वाली हमारे पास एक्सटेंशन है, ये 7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निप। इसका टाइटल ये है। ये वाली आपको इंस्टॉल करनी है स्पेसिफिक एक्सटेंशन। उसके बाद सजेशन दे रहा होगा आपको, जैसे आप RFC लिखोगे आपको सजेशन देगा, आप एंटर करोगे तो वो एक बॉयलरप्लेट क्रिएट कर देगा ऑटो। ब्राउजर के ऊपर चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ शो क्यों नहीं हो रहा। क्रिएट रूट इज नॉट डिफाइंड। क्रिएट रूट वाला फंक्शन डिलीट कर दिया है क्या हमने? क्या बात। और क्रिएट रूट इसको डिलीट करते हैं। तो मेरे पास यूआई के ऊपर जो होना चाहिए ऐप। ठीक है, ये ऐप कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जो भी हमने ऐप करके एक डिप क्रिएट किया था यूजिंग RFC। तो अब मुझे क्या करना है, टू डू ऐप बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ टू डू के लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, हमें स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है कि क्लीन स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास, साफ सुथरा। तो मैं क्या करता हूँ SRC के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट करके। कैपिटल होगा फर्स्ट वर्ड, फोल्डर हो या फाइल हो, ये हमेशा याद रखना है आपको। तो मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बनाया और इस कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाई टू डू डॉट जेएसएक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी ऐप डिजाइन करेंगे टू डू ऐप की। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ RFC। तो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास एक कंपोनेंट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर टू डू लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने रिमूव किया ये डिफ, और यहाँ पर मैंने बोला कि टू डू को इंपोर्ट कर लो। तो मैं ये काम ऐसे भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ लिखा स्लैश, स्लैश के बाद टू डू, सॉरी स्लैश बोल रहा हूँ, मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पर लिखा टू डू। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो इंपोर्ट भी कर देगा और मैं यहाँ पर इसको कॉल भी कर लूँ। अगर आप पहले इंपोर्ट करना चाह रहे हो बाद में कॉल करना चाह रहे हो, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आप जैसे ही यहाँ पर आप टू डू लिख रहे होंगे एक ब्रैकेट के बाद, ठीक है, तो वो आपको सजेशन दे रहा होगा, आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपोर्ट भी कर देगा VS को। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो मेरे पास अब क्या आ रहा है, वही कंपोनेंट का कंटेंट आ रहा है टू डू वाला, जो मैंने अभी अभी इंपोर्ट किया है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यूआई क्रिएट कर लेते हैं। एक कार्ड बना लेते हैं। मैं गया अपने SRC के अंदर, और SRC के अंदर मैंने बोला कि एक CSS की फाइल बना लेता हूँ मैं, टू डू डॉट जेएस कर CSS करके मैंने लिखा टू डू डॉट CSS। इसके बाद मैंने बोला कि भाई इसका जो बॉडी का कलर होगा, सबसे पहले तो आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो। कौन सा कलर हुआ होगा इसके ऊपर। अभी के लिए फिलहाल कर दूंगा इसको लाइट ब्लू। चेक करते हैं कैसे इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई इसने, क्या गलती की हमने। CSS तो लिख ली, इसको इंपोर्ट भी तो करना है, बताना भी तो भाई इसको ये यूज कर लो। तो मैंने क्या किया, ऐप के अंदर जाके इसको इंपोर्ट कर लिया। मैंने लिखा इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद अब हमारे पास CSS की फाइल क्या है, इसी फाइल डायरेक्टरी के अंदर इंपोर्ट का कीवर्ड लिखा, एक स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने क्या किया, फुल स्टॉप स्लैश। तो मैंने आपको बताया था कि CSS की फाइल की सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन हमें तो पता है, हमने रिलेटिव पाथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो मैं यहाँ पर जाके सिंपल फाइल का नाम दे देता हूँ टू डू डॉट CSS। इफ आई गो टू ब्राउजर, CSS की नहीं, इसका मसला नहीं है, आप नीचे भी यूज कर सकते हैं, ऊपर भी यूज कर सकते हैं।
कंपाइल टाइम के ऊपर वो सीएसएस को टॉप प्रायोरिटी देता है, तो सबसे पहले सीएसएस की फाइल उठाता है। रिएक्ट इतना इंटेलिजेंट खुद है कि वो खुद ही कंपाइल टाइम के ऊपर शफल कर लेता है चीजें, उसको पता है कि भाई कहाँ सबसे पहले क्या चीज लोड करनी है। इतनी देर से आए हम, आए क्यों है फिर हम, और हम यूनिवर्सिटी कौन सी 4 बजे बंद हो रही है? कोर्स कर रहे हो वहां पे? ठीक है, अब इसी स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर हमें पूरी एप्लीकेशन डिजाइन करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर करके क्लास बना लेता हूँ, डिव कंटेनर। इसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास सबसे पहले टाइटल होगा H1, जिसके अंदर होगा टू टू ऐप। अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, यूआई के ऊपर भी फोकस नहीं कर रहा ज्यादा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब इसको मुझे सेंटर में लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे? मैं बोलता हूँ कि भाई बॉडी के अंदर ये डिस्प्ले फ्लैग्स कि जितने भी हमारे पास चाइल्ड है उन सबको क्या करो, सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो हमारे पास ये सेंटर के अंदर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक क्लास दे देते हैं। अब मुझे इसको जो है वो हॉरिजॉन्टली तो हो गया सेंटर, वर्टिकली तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जी? आ गया हो, आप इधर आओ, आप भी इधर आओ। यहाँ पर, यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, हाइट, और हाइट देते हैं इसको 100 ये। तो हम यूज जैसे हम जाके देखते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाता है, टू डू है। अच्छा, वीएच के अंदर हमारे पास एक अपडेशन है कि अब हमारे पास जो रिकमेंडेड है वो है डीवीएच। इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक व्यू पॉइंट, व्यू हाइट। अगर आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव साइट बना रहे हो तो वीएच मसला कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर टैब है ब्राउजर के अंदर, तो अलाइनमेंट हमारे पास डायनेमिकली नहीं होती, वो क्या करेगा, कंटेंट को हाइड कर देगा। तो डीवीएच क्या करता है, हर स्क्रीन के हिसाब से डायनेमिकली यूआई को खुद ही एडजस्ट कर देता है। ब्राउजर खुद ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता है। अगर हम वीएच लिखते हैं तो वो पूरे स्पेसिफिक स्क्रीन को हमारे पास डिवाइड दे देता है। गाड़ियां अपनी जो है वो बाहर खड़ी कर दें। किसको? क्या दिया? उसने खुद ही ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा दिया आरएफसी बॉयलप्लेट। क्यों नहीं दिखा रहा? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ रहा है आपके पास? मतलब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है आपने फंक्शन? कंसोल में चेक करो क्या एरर आ रहा है। क्या कह रहे हैं?
डेवलपर टूल्स कंसोल के अंदर वार्निंग एरर आ रहा है कोई? नहीं, यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। आ तो रहा है यहाँ पर। इंपोर्ट की है सीएसएस की फाइल। टू डू सीएसएस कंपोनेंट में रखी हुई है तुमने, कंपोनेंट वाला बंद करना इसमें। तो कंपोनेंट को टारगेट करो, फोल्डर को। इंपोर्ट सही नहीं किया हुआ तुमने। इंपोर्ट फुल स्टॉप स्लैश लिखोगे तो मैं कंपोनेंट बताएगा, कंपोनेंट के बाद तुम्हें सीएसएस की फाइल रखनी है। या बाहर ले जाओ अपनी फाइल को, इस कंपोनेंट से बाहर ले जाओ, ऐप के अंदर ले जाओ फाइल को, एसआरसी के फोल्डर के अंदर बाहर बिल्कुल। आपने कंपोनेंट के अंदर फाइल रखी हुई है सीएसएस की। अच्छा जी, तो जल्दी से क्या करते हैं, कार्ड बना लेते हैं छोटा सा। sudo डॉट जेएसएक्स के अंदर गया मैं, और यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, सबसे पहले कंटेनर वाला कार्ड को कुछ स्पेसिफिक विड्थ और हाइट दे देते हैं ना स्पेसिफिक। तो मैंने बोला डॉट कंटेनर, इसके ऊपर हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि इसकी विड्थ आप कर दो, लेट्स सी अभी के लिए फिलहाल 500 पिक्सल, और इसकी हाइट को हम कर देते हैं 600 पिक्सल, लेट्स सी। तो बॉर्डर देते हैं पहले, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि इसकी हाइट ज़्यादा ही हो रही है, 400 कर देते हैं। अब ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट को सेंटर करते हैं। मैंने बोला H1 को हमें सेंटर करना है, कंटेनर के अंदर हमारे पास एक H1 का टैग है, उसकी टेक्स्ट लाइन को क्या कर दो, सेंटर कर दो। उसके बाद हम इसको दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको फिलहाल के लिए वाइट, और इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 15 कर देते हैं। स्क्रॉल बार क्यों आ रहा है मेरे पास? मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं मार्जिन 0, और पैडिंग को भी 0 कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एडजस्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, एक इनपुट बनाना है। हाइट अभी थोड़ी सी ज़्यादा, विड्थ सॉरी अभी वो ज़्यादा लग रही है, तो विड्थ भी थोड़ी सी कम कर देते हैं। अभी के लिए फिलहाल 450 कर देते हैं। अब ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट का टैग भी बनाना है मुझे, और एक बटन बनाना है जिसको क्लिक करने के बाद मैं अपने टू डू को ऐड कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, एक डिव बनाया, इसको क्लास दे दी टू डू इनपुट। आप अपने हिसाब से कोई भी क्लास दे सकते हो, मैंने दे दी इसको क्लास टू डू इनपुट। इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, एक तो मेरे पास होगा इनपुट का टैग, और एक मेरे पास होगा बटन, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऐड, और एक प्लस का आइकन लगा देता है। लेट्स सी, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ इनपुट को, उसकी पैडिंग और हाइट को इंक्रीज करते हैं। मैंने बोला टू डू इनपुट के अंदर हमारे पास जो इनपुट का टैग है उसको टारगेट करो, और उसकी पैडिंग को कर देते हैं, लेट्स सी अभी के लिए फिलहाल 10 पिक्सल, और इसकी विड्थ को कर देते हैं 100%। तो पहले फ्लैग्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी अलाइन आइटम, सेंटर,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐड के बटन को भी सेम पैडिंग देनी है। तो मैंने टू डू इनपुट, इसके बटन को टारगेट करके मैंने बोला इसकी पैडिंग को भी क्या कर दो, सेम कर दो 10 पिक्सल। इसकी वेट को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वेट और विड्थ को कर देते हैं, लेट्स सी हम 50 पिक्सल। जब हमने इसको हाइट दी हुई है तो वो अप्लाई नहीं करने देगा। थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं इसको, या पैडिंग अप्लाई कर देते हैं आउटसाइड पे। मैंने लिखा पैडिंग और 10 पिक्सल इसको पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑन द लेफ्ट और राइट थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। अब मुझे बटन के बीच में भी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ही गैप दे देता हूँ। मैंने दिया गैप, और गैप दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल हम फिलहाल के लिए अभी 10 पिक्सल। तो मेरे पास थोड़ा सा गैप भी आ गया। इनपुट के बटन को भी थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया लाइट ग्रीन दे दूँ, लाइट ग्रीन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। बॉर्डर रेडियस हमने दी इसको 15 पिक्सल। इनपुट को देनी थी, हमने कंटेनर को दी थी पूरे। ठीक है, डिफॉल्ट जो बॉर्डर है इसको हम रिमूव कर देते हैं। मैंने कहा बॉर्डर नन। लाइट ग्रीन कलर अच्छा नहीं लग रहा आई थिंक, इसको डिफॉल्ट ही रखें। यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, ऐड के बटन का कलर चेंज कर देते हैं। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, इसको कर देते हैं ग्रीन, और कलर कर देते हैं इसका वाइट। वीडो, ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं। फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं इसका। मैंने बोला फॉन्ट साइज कर दो अभी के लिए फिलहाल 50 पिक्सल। अच्छा जी, इसके ऊपर ही बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं। बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस कर देते हैं इस पर 10 पिक्सल। ठीक है, तो हमारे पास एक बटन आ गया और एक इनपुट आ गया, जिसके अंदर हम जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास डायनेमिकली रिस्टेंडर हो रही होगी टू डू ऐप की। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट की भी यूआई बना लेता हूँ। तो हार्ड कोडेड थोड़ी सी लिस्ट भी दे देते हैं इसके अंदर। कौन सा टैग यूज करें लिस्ट के लिए, लिस्ट दिखानी है ना, टू डू लिस्ट। कौन सा टैग यूज करेंगे एचटीएमएल का, यूएल। ठीक है, मैंने बोला कि अभी कुछ रैंडम लिस्ट दे देते हैं ताकि यूआई डिजाइन कर लें। और इसके अंदर हमने लिख दिया, बाहर क्यों जा रहा है ये, इतनी जल्दी आ गए, तो रोज इतनी देर से आओगे। तो कोशिश करो 4 बजे तक आ जाओ, आधे घंटे में क्या समझ में आएगा हमें। ये बाहर क्यों जा रहा है लिस्ट हमारे पास, ऐसा क्यों हो रहा है।
इसको मार्जिन देना पड़ेगा आई थिंक सो। ये टैग की वजह से इशू कर रहा है, यूएल के टैग की वजह से। अभी के लिए इसको फिलहाल मार्जिन दे देते हैं। क्लास का नाम है हमारे पास टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर मैंने टारगेट किया टू डू लिस्ट, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको मार्जिन दे देते हैं द लेफ्ट, अभी के लिए फिलहाल 20 पिक्सल। तो मेरे पास ये लिस्ट अंदर आ गई है। इसके अलावा लिस्ट के टैग्स को भी थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। यूएल यूएल के अंदर हमारे पास एल आई है। इसका फोन साइज सबसे पहले इंक्रीज करते हैं। मैंने बोला फोन साइज कर दो उसका 20 पिक्सल। अच्छा, यूएल के अंदर डायरेक्ट एल आई है, ठीक है। इतनी जल्दी आ गए हम, और इतने दिनों से कहाँ थे। फोन साइज बोल्ड, बोल्ड हो गया नहीं हुआ, लग तो नहीं रहा ये बोल्ड। फोन वेट, ठीक है ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेना। अब चलते हैं। मेन गोल क्या है हमारा, हमें डायनेमिक टू डू लिस्ट बनानी है। जैसे ही मैं स्पेसिफिक बटन पे क्लिक करूं, मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेजिटेबल लिख देते हैं, मैंने लिखा यहाँ मैंगो, और जैसे ही मैं मैंगो लिख के यहाँ पर क्लिक करूं ऐड के ऊपर, तो मेरे पास क्या हो, डायनेमिकली मेरे पास यूआई रेंडर हो जाए, और इक्वल एल के टैग के अंदर मैंगो करके मेरे पास शो हो जाए इस कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं अपने जेसक्स के अंदर, और सबसे पहले इस बटन के ऊपर एक फंक्शन कॉल करना है हमें कि भाई जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो फंक्शन क्लिक कॉल हो। तो क्या नाम था इवेंट का, क्या नाम है इनलाइन इवेंट का। क्लिक के लिए क्या यूज करते हैं हम, ऑन क्लिक, सेम एज इट इज वैसे ही जो हम वनीला जेस में यूज करते थे। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये कैमल केस में जी। क्या एरर आ रहा है, चेक चेक करो अपना, क्या इशू आ रहा है। इंपोर्ट किया है आपका हुआ मोहसिन, यहाँ पर जाके इंपोर्ट किया है आपने, इंपोर्ट टू डू, यहाँ रिटर्न कर दो बस सिंपल। और कंपोनेंट तो हो गया ना, कनेक्ट हो गया ना सबके पास, ये सब ऐसे ही बैठे हैं, यही तो बेसिक चीज है। सिंपल आपको इंपोर्ट करना है वो स्पेसिफिक कंपोनेंट को, और रिटर्न के अंदर वो कॉल कर दिया मैंने वो स्पेसिफिक कंपोनेंट, टू डू वाला, मतलब जो भी आपको डायनेमिकली शो कराना है। तो अब वो क्या हुआ है, उसका पेरेंट हो गया टू डू वाले कंपोनेंट का, और ऐप कंपोनेंट हमारा मेन डॉट जेएसएस के अंदर कॉल हो रहा है यहाँ पर। तो चेन बनी हुई है ना, मेन के अंदर ऐप हो रहा है, ऐप के अंदर टू डू हो रहा है, इस तरीके से प्रॉपर चेन बनी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें यूआई के ऊपर इजिली गेट हो रहा है टू डू डॉट जेएसएस का कंटेंट। मेन हमारे पास जो है मेन डॉट जेएसएस की फाइल है, वो कनेक्ट करिए ऐप डॉट जेएसएस को, ऐप डॉट जेएसएस कनेक्ट कर रहा है टू डू डॉट जेएसएस को। हुआ, एक आरएफसी बना के सिंपल मैंने इंपोर्ट किया सीएसएस की फाइल को और टू डू कंपोनेंट को, जो मेरी लोकेशन थी यहाँ से, और यहाँ पर कॉल कर दिया उसको। किस किस के पास हो गया कनेक्ट, और और बाकी और किसी के पास भी नहीं हुआ। क्या इश्यूज आ रहे हैं बताओ, कंसोल खोलो, कंसोल खोलो, सारे खुद डिबग करने की कोशिश करो। sudo.css की फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, बात गलत है ना, मैंने बताया तो था तुम्हें।
यहाँ जाओ, इसको रिमूव करो इंपोर्ट के बाद, इसको रिमूव करो। नहीं, इंपोर्ट लिखो, इंपोर्ट का कीवर्ड। अभी कहीं और से भी एरर दे रहा है। हाँ, स्ट्रिंग दो, फुल स्टॉप स्लैश, कंपोनेंट के अंदर है ना सीएसएस की फाइल। नहीं, रिमूव करो इसको, दोबारा स्लैश दो, इस वाले स्लैश को रिमूव करो जो दो दूसरा। हाँ, अब इसके अंदर सीएसएस की फाइल दे दो, टू डू डॉट सीएसएस, सीएसएस को लिखो, ये डबल स्लैश हटाओ। अभी क्या एरर आ रहा है? टू डू हैज ऑलरेडी, to do js dot js identifier to do has already h1 to do app, to do कंपोनेंट में जाओ। ठीक है, इसको इंपोर्ट कहाँ किया तुमने? एप डॉट जेएसएक्स में। इसको कमेंट करो। लाइन नंबर बता रहा है वो, टू डू डॉट कंपोनेंट टू डू, लेकिन वो यूज ही कब हो रहा है? आप और कहीं भी यूज कर रहे हो क्या इसको? जाओ टू डू डॉट जेएसएक्स में जाओ, इसको राइट क्लिक के साथ कॉल, क्लिक राइट क्लिक करो, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करो, प्रेस करके रखो कंट्रोल। दोबारा सर्वर चलाओ बंद करके। और किसके पास इशू आ रहा है? मैं आता हूँ, एक मिनट। यहाँ एरर नहीं आ रहा है। एप डॉट जेएसएक्स में जाओ, इसको तो रिमूव करो, ये सेव करो। ऐप डॉट जेएसएक्स में जाओ, मेन डॉट जेएसएक्स, npm रन डेव चलाया, सर्वर चलाया तुमने? नहीं, ऑप्शनल है, सेव करो, npm रन डेव चलाओ। तो सजेशन में दे नहीं रहा था क्या वो? वैसे भी उठा लेता, सही है जी। हो गया, डॉट जेएसएक्स लिखो टू डू के बाद, टू डू डॉट जेएसएक्स। अब इसको कॉल करो जी। इंपोर्ट सही नहीं किया होगा आपने भी। सर्वर चला चल रहा है npm रन डेव। इंपोर्ट का मसला है, सीएसएस की फाइल इंपोर्ट सही नहीं हुई भी। हो गया, मैं आता हूँ, कोड में जाओ, सीएसएस की फाइल का इंपोर्ट की हुई है ये। यहाँ जाओ, टू टू, इसका पास सही दिया हुआ है आपने, कंपोनेंट के अंदर रखी हुई है, बाहर रखी हुई है ना तुमने तो, बाहर है, इसको बंद करो, बाहर रखी हुई है। स्लैश कंपोनेंट हटाओ। हमारा चल गया जी। कंसोल में जाओ, ये इंपोर्ट ही कहाँ किया हुआ है तुमने, ये इसको टू डू को इंपोर्ट तो करो, इंपोर्ट लिखो यहाँ, टू डू कैपिटल टी, सेम वही स्पेलिंग है जो नाम रखा था फंक्शन का, स्ट्रिंग में नहीं आएगा, ऐसे आएगा, नहीं जाएगी। हाँ, बस इंटर कर दो, सेव करो, रिटर्न फंक्शन तो लिखो यहाँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। अब चेक करो,
कुछ लिखा है अपलोड टू डू के अंदर, कुछ लिखा हुआ है? कंसोल में देखो क्या एरर आ रहा है। main डॉट जेएसएक्स की फाइल में जाओ, कुछ चेंजेस किए गए इसमें? स्टिक मोड हटाना, बताओ। नहीं, सुपर वाली लाइन हटाओ, सर्वर दोबारा बंद करके चलाओ। सीएसएस में क्या? ब्राउजर पे जाओ, npm run dev चलाओ, बंद करके दोबारा। एक मिनट, तुमने इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल डिलीट कर दी है या इंपोर्ट से हटाओ? अब लिखो npm run dev, चेक करो, रिलोड करो वहाँ पर ही क्रोम पे जाके। यहाँ से नहीं, क्रोम को इसको डायरेक्ट खोलो। भाई ये कहाँ पे खोल रहे हैं, मुझे भी नहीं। ये सर्वर खोलना है ना, इसको कॉपी करके पेस्ट करो। राइट क्लिक करोगे वैसे भी ओपन हो जाएगा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करो, क्लिक करो राइट। हो गया, खुल गया यहाँ पर। जाओ कंसोल में जाओ अब। ये वाला नहीं है ना, ये वाला है ना। कंसोल में जाओ, ऐप इज नॉट डिफाइंड, मेन डॉट जेएसएक्स में जाओ। ऐप ही उड़ा दी हमने, इंपोर्ट ऐप करो, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, जिस तरीके से उसमें किया था टू डू में, सेम वैसे ही होगा। ऐप स्पेस के साथ ऐप, सजेशन देगा, एंटर कर देना। सजेशन नहीं आ रही तुम्हारे पास, करो फ्रॉम। यार तुमने इसको ऐप करो, ऐप करो, दोनों सेव करो, दोनों फाइल्स, जेएसएक्स की भी और वो वाली भी। चेक करो जी। हमारा लैपटॉप का है, हमारा लैपटॉप का है, बस मेरा चक्कर लगा के आते हैं क्या चल रहा है। कोशिश करो 4 बजे आओ। हो गया बाकी सबका मसला हल? और आपके पास क्या इशू आ रहा है आपके? जी, मैं आता हूँ जी। CSS डज द फाइल एग्जिस्ट, ऐप डॉट जेएसएस की फाइल के अंदर जाके import डॉट सीएसएस में उठा रहा है। पाथ सही दिखा है, रिलेटिव पाथ सही दिया है। ऐप डॉट जेएसएस पे जाओ, इसके अंदर थोड़ी नहीं रखी तुमने टू डू सीएसएस की फाइल, कहाँ रख दी? इसको बाहर लेके जाओ, इसको कॉपी करो, क्लिक करके रखो इस पे, बस इसको क्लिक करके रखो, ड्रैग करना है इसको, इसको उठाओ, यहाँ ड्रैग कर दो, मूव करो, चेक करो। ऐसे ही कर दो, कॉपी कट करके बाहर लेके जाओ जी। हम तो आए अभी हैं सर, हमारे पास तो जो है वो सेटअप भी नहीं हुआ होगा। सेटअप करो, इनका सेटअप कराओ। तो वो जीपीटी पे देखे, वो जो पावर शेल में कमांड रखती है, बताओ ना इनको। वो लगाओ, कमांड लगाओ, यहाँ पर एरर क्या आ रहा है इनके पास जी।
टू डू लिस्ट मतलब कि ये चीज़ें मुझे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि ये काम मुझे आज करने हैं। टू डू, ये काम करने हैं आज, तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। तो ग्रोसरी लिस्ट है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली कि ये सामान लेना। अपने गोल्स लिख सकते हो, अपना जो है वो आप लिख सकते हो कि भाई हमें ये स्पेसिफिक काम करने हैं। अपने पूरे ईयर के गोल लिख लो। नोटपैड एप्लीकेशन टाइप की होती है लेकिन इसके अंदर हम, हाँ, इसको कॉपी करके जीपीटी को दो। हाँ, ये दो। इसमें नोड इंस्टॉल नहीं है आई थिंक। तो नोड इंस्टॉल करो। बाकी हो गया सबका? जी। हमने इंस्टॉल ही नहीं किया अभी तक सेटअप। ये कमांड रन करो बीट के ऊपर जाके। इसका सेटअप कराओ भाई। अच्छा जी, तो सबसे पहले मेरा गोल क्या है कि जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूं, सबसे पहले मुझे ये जो है ना स्पेसिफिक इनपुट के अंदर जो भी डिटेल है वो शो हो जाए कंसोल के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट का रिलेटेड कोड कितना भी हम कहाँ करते हैं, रिटर्न से पहले। रिटर्न के अंदर हमारे पास क्या होगा, जितना भी हमारे पास एचटीएमएल होगा वो हम रिटर्न के अंदर लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कोड अब मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर रिटर्न कीवर्ड से पहले आप कहीं भी उसको लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से, और मैंने इसका नाम रखा ऐड टू डू। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, टू डू ऐड होगा। ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग फंक्शन वर्क। अभी के लिए फिलहाल मैंने कर दिया इसको फंक्शन वर्क। अब इसको ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर लेते हैं। मैंने देखा बटन, बटन क्लिक, बटन पे किया मैंने ऑन क्लिक। मैंने बोला जैसे ही यूजर क्लिक करे आपको क्या करना है, एड टू डू वाला फंक्शन कॉल करते हैं। इफ आई गो टू ब्राउजर और मैं यहाँ पर जाके एड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कंसोल शो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई हाँ, सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है मेरा फंक्शन इस बटन के साथ। ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। अब रियल डॉम के अंदर हम क्या करते थे कि हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट इनपुट की आईडी उठाते थे। उसको उठाने के बाद उसका इनपुट की वैल्यू को गेट करते थे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्ट जो है वैल्यू को गेट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर किस तरीके से गेट करेंगे, तो हम यूज करेंगे इवेंट ऑन चेंज। ऑन चेंज हम कहा यूज करेंगे, इनपुट के ऊपर। ऑन चेंज इवेंट क्या करता है, जैसे ही हमारे पास इनपुट के ऊपर कोई भी चेंजेस होती है, ठीक है, मतलब इनपुट के ऊपर कुछ भी आप लिख रहे हो, डिलीट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, मतलब कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, तो वो ऑन चेंज वाला इवेंट ट्रिगर होगा और उसके अंदर आपको रियल टाइम इनपुट की वैल्यू मिल रही होगी और रियल टाइम। मैं क्या करता हूँ, मैं इनपुट के ऊपर जाके लिखता हूँ ऑन चेंज। अब ऑन चेंज के ऊपर हमें एक फंक्शन कॉल कराना है। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर आप फंक्शन कॉल कर दो ऑन टाइपिंग। हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से रिलेवेंट आप फंक्शन का नाम दे दो। मेरा जितनी टाइपिंग हो तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइपिंग स्टार्ट। अब जैसे ही यूजर इनपुट लिखना शुरू करेगा आपके पास क्या होगा, इवेंट ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऑन चेंज के ऊपर ये स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं जैसे ही यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। जब तक मैं लिखता जाऊंगा फंक्शन ट्रिगर होता रहेगा। कुछ डिलीट करूंगा, ऐड करूंगा, एनीथिंग, कुछ भी मैं चेंजेस करूंगा, मेरे पास क्या होगा, ऑन रियल टाइम ये ऑन चेंज का फंक्शन ट्रिगर होता रहेगा। अब आप बोल रहे हो कि सर हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए कि भाई इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मैंगो लिख रहा हूँ तो मुझे मैंगो मिल जाए कंसोल के अंदर, रियल टाइम के अंदर मुझे इसकी वैल्यू मिले ताकि मैं उसको आगे जाके एड कर पाऊँ। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर जाके मैं बोलता हूँ कि भाई ऑन टाइपिंग क्या करेगा, एक इवेंट देगा मुझे। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ ई, और यहाँ पर इसको कंसोल करते हैं इसको। अभी को कॉल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि
जैसे ही चेंज वाला फंक्शन कॉल हो, ये हमेशा क्या करेगा, आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर आपके पास अभी करंट इस इनपुट की वैल्यू क्या है वो सब मिल रहा होगा आपको सारी स्टेट। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, ई के अंदर वो वैल्यू को पास कर देना, मैं इसको यहाँ पर आके रिसीव कर लूंगा। उसने बोला ठीक है। जैसे ही अब ऑन टाइपिंग वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, वेब एपीआई क्या कर रही है, देख रहा है कि इसके अंदर क्या है, पूरी की पूरी डिटेल मुझे इस तरीके से भेज रहा है ऑन द कंसोल। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इधर ही अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ पर मेरे पास होगा टारगेट करके एक की। इस टारगेट वाली की को अगर मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरे को एक और की मिलती है, वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं ओपन करता हूँ तो इस वैल्यू के अंदर मुझे एक्चुअल डेटा मिल रहा है जो भी यहाँ पर इनपुट में मैं लिख रहा हूँ। मैं नीचे जाके देखूंगा तो मुझे वैल्यू के अंदर ही ये डेटा मिल रहा होगा। मैं जाके देखता हूँ टारगेट, टारगेट के अंदर वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने बोला क्या करो, की के अंदर जाके टारगेट वाली की में जाओ। टारगेट वाली की में जाओगे तो आपको एक और की मिलेगी वैल्यू करके, आप क्या करो डायरेक्ट उसी को गेट कर लो। अब अगर मैं जाके ब्राउजर पे देखता हूँ, कंसोल को रिमूव करते ही मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल। तो ना रियल टाइम मेरे पास क्या हो रहा है, कंटेंट शो हो रहा है कंसोल के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल टमाटो, टमाटो। तो मेरे पास मतलब कुछ भी स्पेसिफिक मैं लिस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कंसोल के अंदर होना रियल टाइम शो हो रहा है। तो मुझे वैल्यू इजली मिल गई जी। बैक स्पेस भी, हाँ बैक स्पेस भी काउंट करेगा। मैंने बोला ना कि कुछ भी चेंजेस होंगी तो सब चीजें काउंट करेगा। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही इसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रही है मुझे रियल टाइम के ऊपर इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना है। तो जहां पर मतलब फॉर एग्जाम्पल वो एम ए और जी लिख के रुक जाए यूजर, और जैसे ही वो ऐड करे तो मेरे पास ये एम और ए जी जो है वो लिस्ट के अंदर यहाँ पर रेंडर हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्टेट बनाऊंगा पूरा इनपुट। तो मैं ऑन द टॉप जाके इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट को रिएक्ट के अंदर से। मैंने बोला इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, मैंने लिखा यहाँ इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेट जहां भी मतलब जहां पे भी आप जितने भी आप हुक्स है, याद रखना है आपको ऑन द टॉप आपको डिफाइन करना है। ऑन द टॉप मतलब सबसे ऊपर जहां पर आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है, फंक्शन डिक्लेयर के फौरन बाद आप क्या करोगे, अपने सारे स्टेट रखोगे। उसके बाद भले जावास्क्रिप्ट का रिलेटेड कोड हो, सीक्वेंस हमेशा आपको ऐसे रखनी है, स्टेट हमेशा ऑन द टॉप होंगे। मतलब कोई सा भी हो, यूज स्टेट हो, यूज इफेक्ट हो, कोई सा भी हम आगे जाके यूज करेंगे तो हमें हमेशा उनको ऑन द टॉप रखना होगा। अब मैंने बोला कि भाई मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक स्टेट रजिस्टर करा देता हूँ। मैंने लिखा कॉस्ट, इस स्टेट के अंदर मैं क्या रखूंगा, अपना इनपुट जो मेरा टू डू का इनपुट होगा जो रियल टाइम के अंदर मुझे मिल रहा है। और दूसरी स्टेट का नाम होगा मेरे पास स्टेट इनपुट। पहले वाली क्या करेगी, मुझे रियल टाइम के ऊपर इनपुट दे रही होगी, और दूसरी वाली क्या करेगी, उसके अंदर सेट करा रही होगी। उसके बाद क्या किया मैंने इसको यूज स्टेट वाले फंक्शन को कॉल किया, और मैंने बोला कि भाई हमेशा क्या करो, मुझे अगर मैं इनपुट को कॉल करूंगा तो मुझे ऑन रियल टाइम अभी करंट इनपुट की वैल्यू क्या चल रही है वो रिटर्न करेगा। सेट इनपुट क्या करेगा, नई वैल्यू को इसके अंदर अपडेट कर देगा। तो मैंने क्या किया, एक इनपुट की स्टेट बना ली। डॉक्यूमेंट मैंने फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अब डिफॉल्ट वैल्यू क्या दें इसको, मैंने फिलहाल के लिए एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी कि भाई ताकि हम आगे जाके इसको बता तो पाएंगे ये स्ट्रिंग है। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू सेव कर रहा हूँ, नंबर सेव कर रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो टाइप स्ट्रिंग है ही नहीं। अगर हम टाइप स्ट्रिंग में लिख रहे होते हैं तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाता, लेकिन अभी तो उसको पता ही नहीं है। तो मैंने इनिशियली बता दिया कि इसके अंदर हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। अब मैंने बोला जैसे ही तुम ये फंक्शन ट्रिगर कर रहे हो ना, जैसे तुम मुझे कंसोल के अंदर दे रहे हो, एक काम करो कंसोल में देने की जगह इसको रियल टाइम के अंदर आप क्या करो, इस स्टेट के अंदर सेव करा लो। इस इनपुट वाली स्टेट के अंदर ये की डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेव करा लो। तो मैंने इसको उठा के पेस्ट कर दिया सेट इनपुट वाले फंक्शन के अंदर। अब मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास होना रियल टाइम इनपुट तो आ रहा है। अब मुझे को ये यूआई पे भी शो कराना है। अब तो हमने स्टेट यूज कर ली है तो हम रियल टाइम पे यूआई पे भी शो करा सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई इनपुट वाली जो आपके पास वैल्यू है ना, वेरिएबल है, इसको उठा के यूआई पे भी शो करा दो ताकि यूजर को नजर भी आ जाए उसने टाइप क्या किया है। तो यहीं पे जाके मैंने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट डिक्लेयर कर दिया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कुछ भी कोड लिख सकते हो आफ्टर कर्ली ब्रैकेट। तो उसके अंदर मैंने बोला इनपुट वाली जो मेरे पास स्टेट है वो आप क्या करो, इसके अंदर रिटर्न करो। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ रियल टाइम रिमूव हो रही है, जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ अपडेट कर रहा हूँ रियल टाइम मेरे पास अपडेट हो रही है।
तो स्टेट क्या कर रही है, जब भी कोई भी नई वैल्यू मिल रही है पूरा कंप्यूटर रिरेंडर हो रहा है, और कितना फास्ट हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि रियल टाइम के अंदर हमारे पास यूआई पर रेप्लिकेट हो रहा है। इन मिली सेकंड्स वो क्या कर रहा है, कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा है ऑन एवरी टाइम। अब मैं कितना भी फास्ट टाइप करूं ऑन अ रियल टाइम, बहुत ज्यादा फास्ट वो क्या करेगा, दोबारा कंपोनेंट को रेंडर करेगा। तो पहली मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी कि भाई मुझे वो स्पेसिफिक इनपुट की वैल्यू चाहिए। अब मुझे इनपुट की वैल्यू मिल रही है और रियल टाइम मिल रही है, और मैंने उसको स्टेट में भी सेव करा लिया है। कल को मैं ऐड के बटन के ऊपर उसको गेट कर सकता हूँ इसलिए, मुझे रियल टाइम पे मिल रही है ना। अब मैं उसको ऐड के बटन के ऊपर मैं बोलूंगा कि भाई जो आपके पास अब करंट इनपुट की वैल्यू है वो आप कंसोल में शो करा दो। जैसे ही मैं 822 पे क्लिक करूँ, वो स्पेसिफिक इनपुट की वैल्यू आप क्या करो, कंसोल में भी शो करा दो। इफ आई गो टू ब्राउजर, अब मैं यहाँ पर जाके फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे ही मैं एड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या हुआ, रियल टाइम इनपुट की वैल्यू मिल रही है। फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई कि भाई मुझे तो ऐड के बटन के ऊपर जो मैंने इनपुट में वैल्यू लिखी है वो चाहिए। कुछ और लिख के देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे को ऑन रियल टाइम जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्पेसिफिक वैल्यू मिल रही है। मैं यहाँ लिखता हूँ मीट, और जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे कंसोल के अंदर मीट मिल, यानी ऐड टू डू वाले फंक्शन के ऊपर अंदर मुझे करंट इनपुट की वैल्यू मिल रही है, जिसको मैं लिस्ट के अंदर रेंडर करा सकता हूँ इजीली। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहाँ तक सबको क्लियर है, पक्की बात है। अब यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब सेकंड गोल क्या है मेरा, कि जैसे ही मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर जाके क्या हो, एक नया एल क्रिएट हो जाए और उस एल के अंदर वो अपडेटेड वैल्यू आ। अब ये रियल डॉम तो है ही नहीं कि आप यहाँ पर क्रिएट करोगे एलिमेंट ऑन रन टाइम। तो हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और स्टेट बनानी पड़ेगी टू डू के लिए, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एरे ऑफ जेसन होगा। एरे ऑफ जेसन के अंदर हमारे पास उसकी तीन चार हम जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव करा सकते हैं, वैल्यू सेव करा सकते हैं। इस मतलब वो कंप्लीट हो चुकी है नहीं हो चुकी, मतलब दो चीजें हम सेव करा देते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक और स्टेट बना लो टू डू के नाम से। मैंने एक और स्टेट बनाई टू डू के नाम से, यहाँ लिखा टू डू, और दूसरा हमारे पास होता है सेट करने के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेट टू। सिंटेक्स तो सबको पता होगा कि पहला हमारे पास क्या होगा, स्टेट, दूसरी क्या होगी, सेट स्टेट। दो हमारे पास कीज होती है। तो जो जिस चीज के लिए भी आप स्टेट बना रहे हो वो आपको स्पेसिफिक डायनेमिक नाम देना है, लेकिन सेट हमेशा आएगा। सेकंड आर्गुमेंट में हमेशा सेट लगाओगे बिफोर द एक्चुअल, के भाई किस चीज के लिए आप काम करना चाह रहे हो। अभी मैं टू डू सेव कराना चाह रहा हूँ तो मैंने इसका नाम टू डू रख दिया, लेकिन मैं सेट लगाऊंगा दूसरे आर्गुमेंट में, क्योंकि दूसरा आर्गुमेंट क्या कर रहा है, उसका काम ही यही है नई वैल्यू उसके अंदर अपेंड करना। तो हम उसके आगे सेट लगाएंगे, प्रीफिक्स के अंदर हमेशा हम सेट लगाएंगे सेकंड आर्गुमेंट के अंदर। पहले आर्गुमेंट का काम है वैल्यू को गेट करना, दूसरे आर्गुमेंट का काम है वैल्यू को अपडेट करना। उसके बाद मैंने क्या किया, यूज स्टेट को यहाँ पर कॉल कर दिया। अब अब मेरा गोल क्या है कि भाई जैसे ही इसके अंदर नई वैल्यू आएगी ना, आपको क्या करना है, एक एरे ऑफ जेसन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला कि एक एरे बनाओ, उस एरे के अंदर जाने के बाद आप क्या करो, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाओ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है बेसिकली मुझे। पहली जो मेरी की होगी वो होगी उसकी वैल्यू, कि उस स्पेसिफिक की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर मैंगो लिखा, तो इस तरीके से उसका एक एरो ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दूसरी का मैं की का नाम रख रहा हूँ इज कंप्लीटेड, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये क्या वो कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल अभी कर देता हूँ फॉल्स। तो मुझे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सेव करानी है, तो इसलिए मैंने क्या किया, एरे का यूज किया और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट का यूज किया, क्योंकि मुझे ये भी चेक करना है कि उस स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है। वैल्यू मैंने बोला मैंगो है, क्या वो मैंने टू डू कंप्लीट कर लिया या नहीं कर लिया। डिफॉल्ट वो फॉल्स रहेगा, जैसे ही मैं उसको टिक करूंगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे उसको कंप्लीट वाला भी दिखाना है कि भाई जैसे ही मैं स्पेसिफिक टिक पे क्लिक करूं तो वो कंप्लीट भी हो जाए। तो मैं इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिजाइन करना चाह रहा हूँ। तो अब इस चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट सबसे पहले इसको यहाँ पर सेट करा देता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने बोला कि ये स्टैटिक डेटा आप क्या करो यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर सेव करा। तो यही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मीट। तो मैं बोल रहा हूँ कि डिफॉल्ट के अंदर आप क्या करो, ये दो लिस्टें सेव करा लो, एक मैंगो और एक मीट। इस एरो ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जो मैंने अभी डमी बनाया, उसको सिंपल पेस्ट कर दिया अपने टू डू के अंदर।
तो ऑन द डिफॉल्ट मैंने इसको क्या दिया, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया। मैंने बोला डिफॉल्ट टू डू की वैल्यू क्या होगी, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अब इसको कंसोल के अंदर चेक कर लेते हैं कि कंसोल के अंदर मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एड टू डू के ऊपर एक और कंसोल लगा के देखता हूँ कि मुझे टू डू वाली स्टेट के अंदर क्या मिल रहा है। मैंने यहाँ लिखा टू डू, इफ आई गो टू ब्राउजर, और यहाँ पर जाके मैंने यह किया, सिंपल कुछ भी लिख के हम ऐड करते हैं, तो मुझे क्या हो रहा है, ये पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मतलब मेरे पास स्टेट के अंदर डेटा सेव भी हो गया और मैं सक्सेसफुली उसको गेट भी कर पा रहा हूँ। अभी ये क्या डेटा स्टैटिक है। अब मुझे सबसे पहले तो ये स्टैटिक डेटा रेंडर कराना है, ये दोनों चीजें रेंडर करानी है। इंस्टीट्यूट ऑफ टमाटो और एप्पल मैं बोल रहा हूँ कि डायनेमिक जो मेरे पास स्टेट के अंदर डेटा आ रहा है ना, इसको आप रेंडर करा दो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एल को रिमूव करते हैं, इस यूएल वाले को रिमूव करते हैं। अब मेरे पास जो एल होगी वो क्या होगी, डायनामिक होगी। मैं बोलूंगा कि जितने आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी आप एल क्रिएट करो। अभी मेरे पास कितने हैं, एरे की लेंथ क्या है मेरे पास, अभी 2 है। तो मैं अपने कंपाइलर को बोलूंगा, रिएक्ट को बोलूंगा कि भाई मेरे पास 2 लिस्ट है, तो तुम्हें 2 एल क्रिएट करने ऑन द रियल टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, एल यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है, बेसिकली एक मैप चलाना है। तो मैंने बोला कि आप क्या करो, वो स्पेसिफिक टू डू वाली स्टेट को कॉपी करो। उसको कॉपी करने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट किया, मैंने बोला इसके ऊपर लूप चलाओ। तो लूप हम चलाएंगे डॉट मैप के मेथड से। मैंने यहाँ लिखा डॉट मैप। डॉट मैप लिखने के बाद मैंने आपको बताया था मैप क्या होता है, हमारे पास एक कॉल बैक हमारे पास मेथड होता है। तो मैंने इसके अंदर क्या किया है, एनोमिनियस फंक्शन रख दिया। इसके अंदर मुझे क्या मिल रही होगी, इस टू डू की करंट स्टेट विच इज बी, कि भाई इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, दूसरे के अंदर उसका इंडेक्स मिल रहा होगा। तो मैंने बोला कि भाई जितनी आपके पास टू डू की लेंथ है उतने एल बनाओ। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी लिख दिया हेलो। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो उसको 2 एल बनाने चाहिए थे। रिटर्न, मैंने यहाँ लिखा रिटर्न। मतलब मैंने बोला कि आपको क्या करना है, डायनेमिक मैंने क्या किया, एचटीएमएल के अंदर भी एक डायनेमिक जावास्क्रिप्ट लिखी, और अगर उस स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के अंदर मुझे कुछ रिटर्न कराना है तो मैं दोबारा रिटर्न कीवर्ड का यूज करूंगा। अब अगर मैं ब्राउजर के ऊपर जाऊं तो उसने क्या किया, जितनी मेरे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट थी उतने ही उसने क्या किए, एल बनाए। अगर हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट में करते तो उसके अंदर में क्रिएट एलिमेंट मेथड के जरिए डॉम की हेल्प से हमें क्या करने पड़ रहे थे, एल बनाने पड़ रहे थे। लेकिन क्या कर रहा है, रिएक्ट बोल रहा है जितने तुम्हारे पास एरो ऑब्जेक्ट होंगे मैं उसके हिसाब से उसको एल क्रिएट करता रहूंगा। कल को मैंने क्या किया, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट पेस्ट कर दिया फोर्थ से। मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट पेस्ट किया, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो मेरे पास कितने एल हो जाएंगे, 3 एल हो जाएंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास क्या हो गए, 3 एल हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ऊपर से गया सर। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डायनेमिकली जो है वो टू डू लिस्ट बना रहे होंगे। ठीक है, ये दोबारा रिपीट करूंगा जी। नेक्स्ट क्लास में जल्दी आना सारे, क्लास खत्म हो जाएगी फिक्स जी।